साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं संयोजी ऊतक का चौथा प्रकार। और चौथा कौन सा? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कंकालीय संयोजी ऊतक। देखिए ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, क्वेश्चन यहाँ से अच्छे आते हैं और वीडियो को आप पूरा देखना। पहले लिखने की जल्दबाजी मत करना, इसमें पूरा वीडियो देखने के बाद या तो साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, या फिर दोबारा वीडियो को देख के लिख लेना, क्योंकि समझने वाला टॉपिक है। एक ही मिनट में एक ही वीडियो में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेते हैं कंकालीय संयोजी ऊतक। 4 कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं। चारों में अपन ने पहला देखा सिंपल, दूसरा देखा डेंस सघन वाला, तीसरा देखा तरल वाला फ्लूइड, और चौथा है अपना कंकालीय स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ये अपन इनकी जटिलता के आधार पर देखें तो संयोजी ऊतक है, उसको सरल से अपन विशिष्ट प्रकार के ऊतक में डिवाइड कर सकते थे। सरल में अपन ने 2 भागों को पढ़ा था, एक तो सरल खुद वाला और एक सघन वाला। उसके बाद में जो 2 प्रकार हैं, कौन सा? तरल और कंकाल। ये दोनों के दोनों आते हैं विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक। एक को पढ़ लिया अपने, ब्लड और लिम्फ को पढ़ लिया था तरल वाले के अंदर। अब इसको लेते हैं, देखो कंकालीय संयोजी ऊतक। कुछ बच्चों के, कुछ साथियों के कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा हिंदी में बताओ, कुछ के कमेंट आते हैं थोड़ा इंग्लिश में बताओ। तो भैया ऐसा है कि जैसे मैं पढ़ाऊं, पढ़ाने के दौरान मैं शब्द हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देता हूं। तो अगर कोई बोर्ड पे लिखा हुआ भी मैटर है, तो आपको अगर हिंदी मीडियम ज्यादा पसंद है, एकदम पूर्णतः हिंदी मीडियम में पढ़ते हो आप, तो आप जो बोर्ड पे मैं बोलूँ ना, उस दौरान उसको लिख लिया करो, है ना। पूरी तरह से हिंदी बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पूरी तरह से इंग्लिश बोलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सामने वाला पूरी हिंदी बोलूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश बोलूंगा तो भी सामने वाले की दिक्कत है। कि मेरे दोनों में कोई समस्या नहीं है, तो मिक्स करके, इसलिए कि दोनों जो आपके मीडियम के बच्चे हैं उनको फायदा हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, ऐसा अपन करते हैं। देखो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 बातें आएंगी। सबसे पहले आएगी बोन्स, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आएगा कार्टिलेज। एक एक को समझना बहुत ही शानदार। बोन्स और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि। अस्थि और उपास्थि टॉपिक को अपन यहां पर पढ़ेंगे। पहला तो देखो मोटा मोटा अगर आपको देखा जाए तो अंतर यहां पर याद कर लो कि अस्थि होती हैं वो सॉलिड है, ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड है, ठीक है। अस्थि होती हैं सॉलिड हैं, सेमी सॉलिड हैं, और यहां पर सॉलिड के साथ साथ में ये मजबूत है, हार्ड है, ठीक है। मजबूत हालांकि ये भी होती हैं, पर ये थोड़ी लचीली टाइप की होती हैं, है ना। और ये मजबूत होने के साथ साथ थोड़ी कठोर टाइप की होती है। ये एक विशेष अंतर याद रख लेना कि एक प्रकार के बोन और कार्टिलेज दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू में संयोजी ऊतक हैं, पर एक थोड़ा हार्ड है, एक थोड़ा लचीला है, ठीक है। एक आपके मजबूत सॉलिड है और एक थोड़ा सा सेमी सॉलिड है। ये इस प्रकार से याद कर लेना। अब देखो एक एक को लेते हैं। सबसे पहले बोन को सरल बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से समझना, बात को ढंग से समझना। देखो बोन्स होता है कनेक्टिव टिश्यू में। अपन एक बात देखे थे कि कनेक्टिव टिश्यू से पढ़ते ही आपके दिमाग में 3 बातें आनी चाहिए कि मैट्रिक्स होगा, सेल्स होंगी, और क्या होगा, आपके फाइबर होंगे। 3 चीजें होंगी। यहां पर लेते हैं, देखो बोन्स का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का निर्माण कौन करता है? सबसे पहले तो यह बात रख लो, मैट्रिक्स का निर्माण करता है एक प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है ओसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है कि बोन्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको याद रखना है ओसिन। अभी बताऊंगा कार्टिलेज में कौन सा पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ओसिन प्रोटीन के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक कैल्शियम मुख्यतया और एक मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही बोन्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। आई बात समझ में? इतनी सी बात तो ये हो गई। अब देखो ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में कुछ रिंग्स पाई जाती है, वलय पाई जाती हैं। मैट्रिक्स में क्या पाई जाती हैं? वलय पाई जाती हैं, और इन वलय नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? पटलिकाएं, है ना। रिंग होगी तो पटली होगी ना, तो पटलिकाएं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इसको लेमिली।
ठीक है। और इन लेमिली के अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, लेक्यूनी, जिनको बोलते हैं गर्तिकाएं, ठीक है। और इन गर्तिकाओं में प्रेजेंट होती है एक संरचना जिसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट। आई बात समझ में? अब देखो इन ओस्टियोसाइट में थोड़े से ऐसे प्रबंधनुमा संरचना निकली रहती है, जिससे क्या करती है, यहां से न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता रहता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है इनको। सिंपल से समझो, देखो चींटियां होती हैं, मान लो एक किसी गोले में चींटियां घूम रही हैं, जैसे मान लो ये कोई चींटी है और ये इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, ये घूम रही है, ये वाली है ना, ये चींटियां इस प्रकार से ऐसे घूम रही हैं गोले के अंदर, है ना, ये स्ट्रक्चर बन गई। समझना बात को, बहुत सरल टॉपिक है, पर थोड़ा सा समझने पर सरल है, वरना नहीं है। किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन फिर भी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रहे हैं, तो समझदार को इतना ही काफ़ी है करना ही। देखो ये एक बन गया क्या, ये राउंड क्या बना, ये बन गई पटलिकाएं, ठीक है, एक पटलिका हो गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इस तरह से एक पटलिका, फिर इसी तरह से फिर ये दूसरा राउंड हो जाएगा, है ना, इस तरह से ये वाला, इस तरह से ये राउंड बनेगा। ये सारी की सारी पटलिकाएं होती हैं। ऐसी पटलिकाएं किस में पाई जाती हैं, रिंग नुमा स्ट्रक्चर पटलिकाएं बोलते हैं। कहां पाई जाती हैं, मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। और इन पटलिकाओं के अंदर क्या पाई जाती हैं, गर्तिकाएं। अब देखो मैं एक पटलिका को लेता हूं, अब एक पटलिका को देखे ना तो कुछ इस प्रकार की ऐसे स्ट्रक्चर नजर आती है। किसी एक पटलिका को ऐसे देखा जाए तो एक पटलिका को अगर आपने माइक्रोस्कोप से आपने देखा तो आपके पास में ऐसी कुछ संरचना आपको ऐसी नजर आ गई, ये एक पटलिका हो गई, एक ये वाली एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें प्रवर्त निकले रहते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर ऐसे भी बहुत सारे, जिससे न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता रहता है। ये वाली बात हो गई। अब ये तो हो गई क्या, पटलिका, क्या लेमिली। और इस लेमिला के अंदर ये जो खड्डे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये क्या हैं, ये हैं गर्तिकाएं। आई बात समझ। और इन गर्तिकाओं के अंदर ये जो सेल प्रेजेंट है, ये वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओस्टियोसाइट। क्या बोला जाता है, ओस्टियोसाइट। इतनी बात अभी दोबारा रिवीजन करता हूं। मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स का निर्माण कौन करता है, ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम होने के कारण क्या होता है, ये हार्ड होता है। रिंगनुमा स्ट्रक्चर पटलिकाएं कहा जाता है। लेमिली, लेमिली में बहुत सारी क्या होती हैं, लेक्यून होती हैं। लेक्यून में क्या होती है, एक लेक्यून में क्या होती है, एक आपके ओस्टियोसाइट पाई जाती है। ओस्टियोसाइट का निर्माण होता है। इतनी सी बात तो याद रखो ये, ठीक है। अब देखो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। इतनी बात करके एक बार इस टॉपिक को यहीं छोड़ो, इतना सा समझ के इसको आगे यहीं छोड़ो। अब देखो आगे, अगर बोन की, ये तो अंदर की बात कर ली, चलो ठीक है। बोन मान लो, ये मैं एक हड्डी का डायग्राम ऐसे एक रफली मान लो बनाता हूं। ये बोन है, ये बोन है, ठीक है। और इस प्रकार से जैसे मान लो कि ये अंदर का पोर्शन हो गया, ये वाला, ठीक है। ये बोन के दोनों किनारे हो गए, ये मध्य का भाग हो गया। तो जो बोन है, जैसे मान लो ये मान लो बोन एक, ठीक है। तो इसका एक तो ये राउंड हो गया, और एक अंदर की साइड में चलेंगे तो इसका एंडो वाला पार्ट हो गया, बीच का भाग खोखला हो गया। तीन परत होगी ना एक तरीके से देखा जाए तो, एक तो ये परत, एक जस्ट अंदर वाली, बीच का भाग क्या हो गया, खोखला हो गया। अब इसको आप किस तरह समझोगे, ये वाला जो बाहर वाला भाग है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरीओस्टियम। देखो ओस्टियोसाइट है, ओस्टियम है, ओसिन है, इनका संबंध रहेगा बोन से। कॉन्ड्रियोसाइट है, कॉन्ड्रीन है ना, इनका संबंध रहेगा किससे, कार्टिलेज से। याद रखना ये। अब देखो पेरियोस्टियम हो गया बाहर का, और ये वाला जो अंदर वाला जो है लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे एंडोस्टियम। एंडोस्टियम, पेरी और एंडो। बीच का जो भाग होता है, ठीक है, ये वाला, ये मान लो कि ये जो पेरी है, इसके ऊपर वाला ये जो सारा पोर्शन है, ये खोखला होगा, और इस खोखले भाग को बोलते हैं मैरो केविटी, मज्जागुआ। हिंदी में लिखने वाले लिख लेना मज्जागुआ, ठीक है। और इस मैरो केविटी है, इसी से आपके बोन मैरो का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा का। क्या बना, बोन मैरो। और ये बोन मैरो जब किनारों पर है, इन किनारों पर जो बोन मैरो है, ये के बीच में जो बोन मैरो है, किनारों वाली बोन मैरो को बोलेंगे लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। और जो बीच वाली बोन मैरो है, उसको बोलेंगे येलो बोन मैरो।
और ये जो रेड बोन मेरो है, इसी बोन मेरो से आपके जो रक्ताणु का निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनका जो कार्पसेल्स अपन ने पढ़ा था, जो फ्लूइड वाले हैं, उनका निर्माण कौन करता है? बोन मेरो। बोन में कौन सी? लाल अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है। ये लाल अस्थि मज्जा कहां है? आपके जो बोन है उसके बोन के किनारों के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात अपन ने पढ़ ली। पेरी और आ गया एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम के बीच की बात आ गई। ठीक है, अब देखो एंडोस्टियम है, समझना, एंडोस्टियम के तो थोड़ा सा बाहर की साइड में और पेरियोस्टियम के अंदर की साइड में। एंडोस्टियम है उसके तो बाहर की साइड में और पेरियोस्टियम है उसके अंदर की साइड में। यहां पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इनका नाम होता है ओस्टियोसाइट सेल। क्या पाई जाती हैं? सॉरी, ओस्टियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोसाइट तो बाद में बनेंगे इसे। ओस्टियोब्लास्ट सेल, इन्हीं ओस्टियोब्लास्ट सेल के द्वारा दो चीजों का निर्माण किया जाता है। दो चीजें कौन सी? एक तो ओस्टियोसाइट और दूसरा कौन सा उसके बाद में? ओसिन प्रोटीन। और यही ओसिन प्रोटीन वो है, ये वाला, जिसके द्वारा क्या होगा? बोन क्या होगी? हार्ड होती है। ये बाहर की साइड से अपन ने देख लिया। समझना पूरी बात को दोबारा से। बोन्स हैं, बोन्स के मैट्रिक्स में रिंग पाई जाएंगी, उनको पटलिकाएं बोलते हैं, जिनके अंदर गर्तिकाएं होती हैं। फिर ओस्टियोसाइट। इतनी बात हो गई। आगे चलो, बोन है उसकी अगर दोनों अपन भारी रूप से देखें तो बाहर वाली संरचनाओं क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम है, अंदर वाले को क्या बोलेंगे? एंडोस्टियम। और बीच का भाग क्या हो गया? खाली हो गया। खाली वाले भाग में तो ये निर्माण हो गया इन चीजों का, बोन मेरो का। और जो बाकी जो भाग बचे उनके अंदर पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम है ही। अब जो बीच दोनों के जो पेरी और एंडो है, उसके जो बीच की लेयर है, उसका जो बीच का स्थान है, उसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। देखो ये भी सारी ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। अब आप तो ओस्टियोब्लास्ट सेल से क्या बना? ओस्टियोसाइट। अब आप कहोगे ओस्टियोसाइट तो यहां है, तो ये ओस्टियोसाइट जो है ना, ये इस तरह से देखा जाए तो गर्तिकाएं जो भी बनाया था डायग्राम अपन ने, तो ये सारे के सारे उसी लेयर पे प्रेजेंट है, यहीं पर प्रेजेंट है ये सारे के सारे। और इन्हीं के अंदर क्या बना? आखिर में ओस्टियोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ये बातें हैं आपने नॉर्मली किस में पाई जाती हैं? बोन्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे समझो। देखो, अगर बात मैमल्स की करें, ठीक है, अगर बात किसकी करें? स्तनधारी की बात करें, तो स्तनधारी के अंदर एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का नाम है हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन नलिका मान लो। एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है हेवर्सियन नलिका। अभी मैंने जो आपको चींटी वाला इस तरह से बताया था कि ये राउंड है, ये सारी की सारी गर्तिकाएं हैं, और इन गर्तिकाओं के ऊपर ये जो बीच का भाग है ना, उसको क्या बोल दिया? हेवर्सियन नलिका। मतलब एक हेवर्सियन नलिका है, उसके चारों ओर करीबन 1 2 3 4 ये लेयर होगी ना, इन चारों लेयरों को बोल दिया पटलिकाएं। ठीक है, हेवर्सियन नलिका के चारों तरफ लेयर पाई जाती है, उनको पटलिकाएं, 4 लेयर है ये पटलिकाएं। तो हेवर्सियन नलिका प्लस पटलिकाएं दोनों को मिलाकर बोला गया हेवर्सियन तंत्र। हेवर्सियन तंत्र बोला गया। क्या बोला? हेवर्सियन तंत्र। इतना अपन ने यहां देख लिया था, हेवर्सियन तंत्र यहां पर आ गया। अब देखो, ये जो हेवर्सियन नलिका है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है केनालिकुली। ठीक है, क्या है? केनालिकुली। अब देखो, जो ब्लड प्लस नर्व्स इनके अंदर पाई जाती हैं, इनके अंदर नलिका में, तो जो ब्लड और नर्व पाई जाती हैं, वहां से न्यूट्रिशन के तौर पे ब्लड में और नर्व में जो प्रेजेंट चीजें हैं वो न्यूट्रिशन के तौर पे इस सिस्टम को मिले, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है केनालिकुली। केनालिकुली के माध्यम से क्या मिल जाता है? न्यूट्रिशन मिल जाता है एक बोन को प्रॉपर रूप से। लेकिन हेवर्सियन सिस्टम जो पाया जाता है वो केवल और केवल स्तनधारी का ही एग्जाम्पल है। बोन के अंदर जो सवाल मुख्य बने, एक बात और देख लो, 2 बोन हो गई, कौन सी? एक बोलेंगे सॉलिड, एक को बोलेंगे स्पंजी। कोई बोन है, उस बोन का जो मध्य भाग है वहां पर कौन सी बोन होगी? उस बोन को क्या बोलेंगे? सॉलिड। और जो किनारे हैं वहां पर कौन सी बोन हो गई? स्पंजी। किनारों पर और मध्य में कौन सी हो गई? सॉलिड हो गई। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अपन ने देखा था अभी लाल अस्थि मज्जा है का, इसका निर्माण किनारों पर होता है,
इसका मतलब जो सॉलिड बोन है उसके अंदर जो बोन मेरो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। लाल बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा या बोन मेरो यहां पर क्या पाई जाती है, एब्सेंट पाई जाती है, स्पंज के अंदर पाई जाती है, किनारों के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये अपन ने सारा का सारा मेटेरियल किसका ले लिया, बोन का। बोन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, सबसे बढ़िया बोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ओसिन प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, 1 नंबर क्वेश्चन बनता है। दूसरे नंबर का कैलालिकुली अभी नाम सुना था, वो कहां पर पाया जाता है। तीसरे नंबर का बात याद रखना कि हेवर्शियन नलिका किस सिस्टम से संबंधित है, कनेक्टिव टिश्यू बोन का। और हेवर्शियन नलिका जो है वो किसका विशेष लक्षण है, उसमें आपके 4 ऑप्शन दे देंगे। मान लो कि एम्फीबिया दे दिया, रेप्टिलिया दे दिया, एविस दे दिया और मेमल दे दिया। तो केवल और केवल स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है क्या, बोन के अंदर हेवर्शियन नलिका पाया जाना। ठीक है, ये सारा का सारा अपन ने किस में पढ़ लिया, बोन में। आगे लेते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर सेमी सॉलिड है, मजबूत है, लचीली है, इतनी संरचना तो है ही है। जहां पर अपन ने बोन में देखा था कि ओसिन प्रोटीन के कारण बोन कठोर होती है, तो याद रखना कि कोंड्रिन प्रोटीन के कारण से कार्टिलेज लचीली होती है। इसके लचीले होने का कारण है कोंड्रिन प्रोटीन और बोन के हार्ड होने का कारण है ओसिन प्रोटीन। बोन से संबंधित प्रोटीन ओसिन है और कार्टिलेज से संबंधित प्रोटीन कोंड्रिन है। बोन से संबंधित जो सेल्स वगैरह हैं ओस्टियोब्लास्ट हैं, यहां पर है कोंड्रियोब्लास्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कार्टिलेज है, ठीक है, उस कार्टिलेज के अंदर जो जहां पर आपके वहां पर आवरण पेरिओस्टियम था, तो यहां पर जो आवरण बोलेंगे कार्टिलेज के अंदर जो बाह्य आवरण पाया जाता है, उस बाह्य आवरण का नाम है पेरिकोंड्रियोन। ठीक है, इन पेरिकोंड्रियोन के जस्ट नीचे, पेरिकोंड्रियोन लेयर के नीचे जो पाया जाता है वो कुछ सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स का नाम है आपके कोंड्रियोब्लास्ट सेल। और ये कोंड्रियोब्लास्ट सेल किसका निर्माण करती हैं, कोंड्रियोसाइट का। वहां पर ओस्टियोसाइट था, यहां पर कोंड्रियो वर्ड याद रखना, यहां पर कोंड्रियोसाइट का निर्माण किया जाता है। ये बात अपन ने इतनी देख ली। अब दूसरी साइड से आ जाओ, देखो जो इसका मैट्रिक्स है, देखो अपन 2 बातें पढ़ रहे हैं, एक तो सबसे पहले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अंदर की, और एक बाह्य आवरण से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं। इन दोनों बातों में अपने बोन और कार्टिलेज क्लियर हो रहा है। अब इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर वही बात क्या पाई जाती है, लेक्यूनी, लेमिली हो गए ना, लेमिली के अंदर गर्तिकाएं होगी, और वहां पर जो क्या पाई जाती हैं, आपके सेल्स पाई जाती हैं, उनका नाम है आपके कोंड्रियोसाइट। कोंड्रियोब्लास्ट सेल है जिनसे क्या निर्माण हुआ, कोंड्रियोसाइट का। कोंड्रियोसाइट पाई जाती हैं और इन कोंड्रियोसाइट के द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है कोंड्रियोन प्रोटीन। और ये जो कोंड्रियोन प्रोटीन है, इसी के कारण से जो बोन होती हैं वो क्या होती हैं, इन्हीं के कारण बोन कार्टिलेज क्या होती है, इसी के कारण कार्टिलेज होती है लचीली। इसी के कारण से कार्टिलेज क्या होती है, लचीली होती है। अब इसमें कोई ज्यादा बात याद नहीं रखनी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इतना याद रखना कि कोंड्रिन प्रोटीन का संबंध किससे है, और वो किससे, कार्टिलेज से संबंधित है, और ये आप लिख लेना। अब जो क्वेश्चन बनता है वो बढ़िया बनता है यहां से कार्टिलेज में, कि स्ट्रक्चर के आधार पर या मैट्रिक्स के बेसिस पे जो कार्टिलेज होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। उनको अभी अपन देखते हैं। देखो संरचना के बेसिस पे, संरचना किसकी, मैट्रिक्स की संरचना के बेसिस पे कार्टिलेज 4 प्रकार की होती हैं। समझना इसको, यहां से क्वेश्चन आता है, एग्जांपल पूछा जाता है। सबसे पहला प्रकार है हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा इलास्टिक प्रत्यास्थ, इसको हाइलाइन ही बोलते हैं एक तरीके से, इसको इलास्टिक प्रत्यास्थ, इसका तंतुमय, और इसका कैल्सीभूत या कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक कौन सी होगी, सबसे अधिक जो कार्टिलेज होती है वो होती है हाइलाइन। प्रत्यास्थ का गुण जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं इलास्टिक। कैल्शियम की मात्रा जिसमें होती है जिसको बोलते हैं कैल्सीफाइड। और जो सबसे मजबूत होती है उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी फाइब्रस कार्टिलेज। अब देखो हाइलाइन कार्टिलेज के एग्जाम्पल समझो कि हाइलाइन कार्टिलेज अपनी बॉडी में कहां कहां पाई जाती है। एग्जाम्पल याद रखो, एक तो एच से याद रख लो,
हायर्ड एपरेटस। जब अपन बोन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अपनी बॉडी में जो ब्रेन है उसके नीचे की साइड में एक संरचना पाई जाती है, एक बोन पाई जाती है जिसको बोलते हैं हायर्ड बोन। एक ही होती है सिंगल मात्रा में। उसके अंदर क्या पाई जाती है? हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है, एक नंबर बात। दूसरे नंबर पे बात करें तो स्टर्नम। स्टर्नम के अंदर क्या पाई जाएगी? हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाएगी। दो एग्जांपल। तीसरे नंबर पे बात करें तो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के छल्ले जो हैं, रिंग जो हैं, है ना, ये जैसे मान लो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया पर इस प्रकार से सी आकार के ऐसे छल्ले पाए जाते हैं जिसके कारण से श्वास वगैरह लेते हैं तो पिचकती नहीं है नलिका, है ना। उसके अंदर कौन क्या पाया जाएगा? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, और अगला पाया जाएगा रिब्स के अंदर, हाइड एपरेटस में, स्टर्नम में, ट्रेकिया के छल्लों में, और रिब्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में या जो बॉडी में सबसे अधिक पाई जाती है वही कार्टिलेज होती है, इसका नाम है हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, आगे देखो, इलास्टिसिटी, है ना, प्रत्यास्थ का गुण जिसमें पाया जाता है वो होती है इलास्टिक कार्टिलेज। और ये कहां पाई जाती है? इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाएगी आपकी ईयर पिन्ना में। ईयर पिन्ना के साथ साथ में जैसे आपकी जो नोज है ना, नोज की लेयर है ना, नोज की लेयर है उसके ऊपर पाई जाएगी। इस इजी वे में इसको ऐसे कर सकते हैं ना, घुमा सकते हैं। ये वाला क्या है? तो नोज कॉर्नर, और एक होता है एपिग्लोटिस, है ना। जब भोजन अपन करते हैं तो भोजन है ना श्वास नलिका में नहीं जाए, इसलिए एक ढक्कन जो पाया जाता है ग्लोटिस के ऊपर, एपिग्लोटिस, वो ढक्कन बंद हो जाता है जब अपन एकदम से निगलते हैं भोजन को। एकदम निगला ना, तब अपने जो गुलेट वाला द्वार ही खुला रहेगा, ग्लोटिस वाला बंद हो जाएगा ढक्कन। तो बार बार में ढक्कन खोलना इलास्टिसिटी के कारण से संभव होता है। तो ये तीन है ना, आपको याद रख लेना है। किसमें? इलास्टिक में। देखो ई इतना तो याद रह जाएगा, और बीच में नोज है ना, इतने ई हैं तो बीच में क्या आ गया? नाक आ गया। ठीक है, ये वाली बात आ जाएगी। अब देखो, फाइब्रस सबसे मजबूत जो पाई जाएगी उसको बोलेंगे फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस तंतुमय उपास्थि। ठीक है, ये जो पाई जाती है, ये जो मजबूत भाग है अपना, जैसे मान लो जो रीढ़ की हड्डी वाला भाग है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, और एक ये जो श्रोणी मेखला वाला भाग है ना, प्यूबिक वाला भाग है, इन दो के अंदर मुख्यतः पाई जाती है। तो एक तरीके से इंटर वर्टिब्रल डिस्क, है ना, और ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इन स्थानों के ऊपर दो याद रखनी आपको, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाएगी। ठीक है, और लास्ट वाला कैल्सिफाइड, कैल्शियम युक्त जो है वो अपनी बॉडी में कहां पर कैल्शियम के कारण से सबसे कठोर हो गई, और ये कहां पाई जाएगी? आपके ह्यूमरस और फीमर, है ना। एक तरीके से ये मॉडिफाइड हाइलाइन ही है, इसका मॉडिफिकेशन ही है। तो ये यहां पर ये वाली बोन में, है ना, और इसी तरह से जांग वाली जो बोन है इसके अंदर ये पाई जाएगी ह्यूमरस, और किसमें? फीमर के अंदर। ये अपन ने पढ़ा कि मैट्रिक्स की संरचना के आधार पर कि कितने प्रकार की कार्टिलेज होती हैं। रिवीजन करवा देता हूं आपको। चार तो प्रकार ये याद रखना, एक याद रखना कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहां जाता है, पाया जाता है। एक याद रखना हेवर्सियन नलिका कहां पाई जाती है। एक याद रखना कि आपके बोन और कार्टिलेज किस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं, या याद रखना बोन और कार्टिलेज कौन से एनिमल टिश्यू हैं। तो एनिमल टिश्यू को बात करोगे तो आप क्या बताओगे? कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा? तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, या क्या बोलेंगे? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का ये प्रकार है। आज के लिए इतना ही। कल अपन तीसरा जो सिस्टम लेंगे, तीसरा टिश्यू लेंगे, कौन सा? नर्व टिश्यू, और उसके बाद में अपन लेंगे मस्कुलर टिश्यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।